चैप्टर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? पहली हेडिंग है ये। और भाषाविद, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। पिछले पेज पे चित्र है। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। अब देख सकते हैं कोई व्यक्ति है जो फारसी सिखा रहा है। बगल में चित्र है, चित्र 2। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। आगे पढ़ते हैं। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉल हेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। अच्छा, इन्हीं सब कारणों से कुछ चीज़ें जो एक तरीके से गर्त में चली गई थी, ये नए सामाजिक परिदृश्य पैदा हुए थे, उसे फिर से एक तरीके से धक्का लगा और पुराने रीति रिवाज जो भी थे, पुरानी कानून पद्धतियाँ जैसे मानते, सबसे बड़ा एक और कहते हैं कि कानून का मनुस्मृति जो
हिंदुओं का एक बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसी के हिसाब से कानून को लागू करने की कोशिश की गई, जिसका अभी भी बवाल चलता रहता है कि हाँ ये सही है या गलत है। और धार्मिक ग्रंथों पे तो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कहीं पे स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति कुछ कुछ दुर्भावना कहीं दिखाई दे देती है, और समय के हिसाब से चीज़ें पता नहीं सही थी क्या थी, हमें लगता है इससे बाहर आना चाहिए। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का भी ये मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप जिस चीज़ के प्रति आदर रखते हो उसके प्रति यदि दूसरा कोई आदर रख देता है तो आप अपने आप उसके लिए न्यौछावर हो जाते हैं। वो कुछ भी करेगा आप एक एक्सेप्टेंस की मुद्रा में आ जाते हैं। उसी प्रकार का ये भी परिदृश्य दिखाई देता है। हर राजा जो भी पॉपुलर यदि है या फिर होना चाह रहा है तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा अर्थात सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। चित्र 3 वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। अच्छा, कभी आप घूमने जाइएगा तो वहाँ अवश्य जाइए। विक्टोरिया मेमोरियल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सफ़ेद पत्थरों से जो उसका आर्किटेक्चर है इंडो सार्सेनिक है, खूबसूरती से एकदम अच्छा लगता है। मैंने घूमा हुआ है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। अच्छा, प्राच्यवादी समझ लेते हैं। प्राच्यवादी का मतलब होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते थे। इसके तरफ एक पंडित, दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। मुंशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। अब टीचर को मुंशी कह सकते हैं, उस भाषा में कहते हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम दे देते थे। वर्नाकुलर का मतलब यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी, मतलब इसका नाम वर्नाकुलर इसलिए रखा गया होगा। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद करते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के
आधार होने चाहिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। उनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों ने कटु आलोचना भी की। पूरब की जघन्य गलतियाँ, जघन्य अर्थात जो माफ़ करने लायक न हो। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि मैकाले को गाली दी जाती है और कहा जाता है कि उसने भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद किया है, या फिर जो भी शिक्षा पद्धति है उसे कहा जाता है गुलामों की शिक्षा पद्धति कहा जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वही शिक्षा पद्धति चली आ रही है जो इन लोगों ने बनाया था, उन्हीं के तरीक़ों से चल रहा है। इसमें संशोधन होना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। हालांकि मुझे भी इस बात का थोड़ा सा समर्थन करना चाहिए क्योंकि कहीं भी किसी भी एरिया की बात की जाए ज्ञान होता है। आप ऐसे ही सिरे बिना जाने नकार नहीं सकते कि ये तो हमारे जैसा हो ही नहीं सकता है। ये आत्ममुग्धता थी और हालांकि आत्ममुग्धता ही एक तरीके से इनको इस चरण तक लेके आई कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके गुलाम बना लिया। लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन और उसका दिखावा, मतलब भारतीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उन्होंने अपना स्टैंड नहीं रखा सही समय पे, सही जगहों पे। चित्र 4, थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। मुझे लगता है कि इतिहास में एक बड़ी गलती ये हुई कि, या फिर अभी भी कहें तो भारतीय ये दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनके पास जो ज्ञान आ गया उसका प्रदर्शन दूसरे देशों में सही समय पे नहीं किया। यदि कोई चीज़ अलग है तो होनी चाहिए। हालांकि अब तो वैश्वीकरण हो गया है तो अभी कोई भी चीज़ होती है तो अपने आप या फिर जानबूझ के जो भी हो बताया जाता है, दूसरे देशों को फैलाया जाता है। कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया। पहले का समय दूसरा था, अब समय बदल चुका है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अच्छा, यदि आपको थोड़ा सा भी यदि जानकारी है तो मतलब होना चाहिए, कादम्बरी वगैरह जो उसे बाण भट्ट ने लिखा था और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब संस्कृत के महाकाव्य हैं।
बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऐसे 2-4 यदि आप जानते हैं तो और से लिखिए कि लोग, यदि जो लोग नहीं जानते हैं वो जानें कि हाँ, हमारी संस्कृत भाषा भी इस मामले में कहीं कम नहीं थी। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेज़ों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं। असर पढ़ना था, पढ़ गया। ज्ञानियों की भाषा। स्रोत 1। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। अर्थात वो लोग ये नहीं मानते थे कि ये लोग सच्चा बोलते हैं, सही लोग हैं और ईमानदार हैं। उन्हें मतलब उनकी नज़र में बेईमान थे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। स्रोत 2। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। चित्र 5, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। वैसे अभी कुछ दिन पहले देख के आया मैं, खूबसूरत बना हुआ है। नैतिक शिक्षा की मांग।
19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। एक और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। और है भी 1857 की क्रांति में आप समझ सकते हैं कि सुअर और गाय की चर्बी का जो फैलाया गया उसने कितना ज़्यादा एक बवंडर बना दिया, पूरे भारत में क्रांति खड़ा कर दी। चित्र 6, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। चित्र 7, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज।